भूपति की नातिन 10 साल तक अमेरिका में रही पढ़ाई के लिए। 10 साल बाद वो अपने दादाजी के पास वापस आई। बेटा, कितने दिनों के बाद आज देखा तुम्हें। मुझे क्षमा कीजिए दादाजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कई बार कोशिश किया आपके साथ मिलने के लिए, पर हो नहीं पाया। मैं काफी दूर रहती थी। अब मैं वापस आ गई हूँ, साथ में रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। ये सुनकर भूपति काफी खुश हुए। एक दिन काव्या भूपति के पास आकर बोली, मेरा समय नहीं कट रहा है दादाजी, चलिए ना हम खेत की जमीन को देख कर आते हैं। भूपति और काव्या अपने जमीन की ओर जाने लगते हैं। जब रास्ते से वो जा रहे थे, काव्या ने अचानक गांव के बीच एक चापाकल देखा। उसे देखकर वो काफी खुश हुई। दादाजी, चापाकल कितने दिन से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही देखा है, आज मैं इसे चलाऊंगी। जैसे ही वो चापाकल की ओर बढ़ने लगी, भूपति ने उसके हाथ को कस के पकड़ा और रोक लिया। उस चापाकल को इस्तेमाल ना करो, मुसीबत में पड़ सकती हो। देखो उसे किस तरह से बांध के रखा गया है ताकि उसे कोई इस्तेमाल ना कर सके। काव्या ने देखकर बोला, क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दादाजी? चापाकल तो इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं। बोलिए दादाजी। भूपति ने फिर उसे पूरी कहानी खुल के बताई। कई साल पहले रात के वक्त जब एक नवविवाहित दंपति हमारे गांव में आ रहे थे बाइक से, हमारे गांव के किरण और शिव उस दंपति के पास जो भी पैसे और सोने थे वो लूट लिया। शिव ने जब देखा वो दंपति बाइक से आ रहे हैं उसकी ओर, उन्हें रोकने के लिए वो रास्ते के बीच झटके के साथ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर वो दंपति सोचे कि उसे बचाने का और दौड़ के आए उनके पास। अरे देखो देखो, लग रहा है ये इंसान बेहोश हो गया है और इसके आसपास कोई है भी नहीं इसे बचाने के लिए। इस बीच किरण पीछे से आया और उनके सर पर जोरों से प्रहार किया। फिर उन्होंने सारे पैसे और सोने लूटकर उन्हें सड़क किनारे जमीन के नीचे दफना दिया और पैसे सोने लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद जब गांव में बहुत भयानक सूखी पड़ी, पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं लोगों के पास थे, तो सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा क्यों ना एक चापाकल लगाया जाए गांव में। और गांव वालों ने अनजाने में वही चापाकल लगाए जहां उस दंपति को दफनाया गया था। जब पहली बार उस जमीन के नीचे से पानी आई तो खून बहने लगी। गांव वालों ने जब देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये पानी के साथ मिट्टी आ रही है। जब ये सोच ही रहे थे, कुछ देर के बाद एक शरीर और 2 सर वाला शैतान निकल आया उस जमीन के नीचे से। जिस इंसान ने उस चापाकल को पहली बार चलाई थी उसे उन्होंने मार दिया और उसके शरीर को चापाकल के अंदर खींच लिया गया। गांव वाले ये सारी चीजें देखकर काफी डर गए और एक जादूगर को बुलाया वहां पर। उस जादूगर ने अपने तंत्र विद्या से शैतान को बुलाया। क्यों छुपे हो इस चापाकल के अंदर तुम लोग? ये सुनकर वो शैतान बाहर निकल आए और बोले, तुम लोगों ने हमारे जगह पर चापाकल लगाया है और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ आए हैं तुम्हारे गांव के शिव और किरण की वजह से। फिर उन शैतानों ने पूरी घटना खुलकर बताई। गांव वालों ने किरण और शिव को वहां पर बुलाया और उनके हाथ सौंप दिया। उसके बाद शैतानों ने किरण और शिव को वहीं पर मार डाला। पर उसके बाद भी जब भी कोई उस चापाकल को चलाता था, पानी के बदले खून आने लगता था। फिर उस जादूगर ने इस चापाकल की सुरक्षा के लिए सारे गांव वालों को ताबीज दिया। ताबीज पहनने वाले इंसान जब भी चापाकल चलाता है तो पानी की प्रवाह होती है, पर जैसे ही कोई बिना ताबीज वाला इंसान इसे चलाता है फिर शैतान निकल आते हैं और उसे मार देते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें चापाकल के पास जाने से रोका। ये सारी बातें सुनने के बाद काव्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वो काफी डर गई और बोली, हे भगवान दादाजी, मुझे काफी डर लग रहा है। चलिए हम तुरंत घर वापस चलते हैं, जल्दी चलिए। इस तरह काव्या डर से जल्दी घर वापस लौट आई। सुंदरीपुर जंगल के पास से निकलने वाले हाईवे के बगल में एक बड़ा सा अस्पताल था। वो अस्पताल दिन के वक्त तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात के 12 बजते ही वहां से जोर जोर की चीखें सुनाई देती थी। लोग उस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहने लगे थे। रिया नाम की एक नर्स ने उस हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट में नया ज्वाइन किया। वो वहां काम कर रही एक और नर्स के पास गई। हाय, मेरा नाम प्रिया है, मैंने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। अच्छा, मेरा नाम लता है। हेलो। दरअसल मैं कुछ पूछना चाहती थी।
मैंने सुना है कि लोग इस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखता तो नहीं। मैंने जो सुना है क्या वो सच है? इन फालतू बातों पर भरोसा मत करना। ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं कई साल से इस जगह काम कर रही हूँ। नाइट ड्यूटी पर सिर्फ हम ही दोनों हैं। हाँ, नाइट ड्यूटी पर सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मैं 1 से 10 वार्ड्स के मरीजों को देखूंगी, तुम 11 और 12 नंबर के वार्ड्स के मरीजों को देख लेना। कुछ समझना है तो पूछ लेना। फिर रिया ने दवाइयाँ ली और रूम नंबर 11 के पेशेंट्स को देने जाने लगी। तभी कमरा नंबर 20 से एक मरीज बहुत तेज चीखी, सिस्टर, सिस्टर, जल्दी आइए। एक बुजुर्ग महिला जोर से चिल्लाई, सिस्टर, सिस्टर। रिया फौरन वहां गई और पूछा, क्या हुआ अम्मा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था। मैं डर गई। यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है ना, हो सकता है कि कुछ सोच लिया हो। तुम लेट जाओ, मैं कुछ देर में आकर तुम्हें दवाइयाँ दूंगी। ऐसा कहकर वो रूम नंबर 12 में चली गई। जब वो उस कमरे के मरीजों को दवाइयाँ दे रही थी, उसने रूम नंबर 20 से किसी को जोर से चीखते सुना। रिया फौरन वहां गई। वो मरीज डरी हुई थी और टॉयलेट की तरफ देख रही थी। क्या हुआ अम्मा? इस कमरे में एक साया इधर उधर घूम रहा है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम यहीं सो जाओ आज रात। रिया ने जाकर टॉयलेट में देखा और बोली, जी ये नहीं हो पाएगा, मुझे 10 कमरों के मरीजों को देखना है और कोई नहीं है यहाँ, डरिए मत। इस तरह रिया ने उन्हें शांत किया और फिर लता के पास गई। रूम नंबर 20 की वो बूढ़ी औरत कह रही है कि उसने कमरे में कोई साया देखा, बहुत डरी हुई थी। मैंने जब कमरा चेक किया, इन बूढ़े लोगों की यही परेशानी है। तुम ध्यान मत दो, हमें हमारी ड्यूटी करनी है बस। रिया ने हामी भरी और बाकी मरीजों को दवाइयां देने के लिए चली गई। कुछ देर बाद रूम नंबर 20 में गई, लेकिन वो मरीज उस रूम में नहीं थी। क्या वो टॉयलेट चली गई? ऐसा सोचते हुए वो टॉयलेट में जाकर देखने लगी। उस समय कोई उस बूढ़ी औरत को टॉयलेट में घसीटता हुआ ले जा रहा था। रिया फौरन चिल्लाई, ए, कौन है? छोड़ो उस औरत को। ऐसा कहते हुए वो टॉयलेट की तरफ बढ़ी, देखने के लिए कि कौन है, लेकिन उस टॉयलेट में कोई नहीं दिखा। वो कहाँ चली गई? तभी उस बूढ़ी औरत की लाश धम से नीचे आ गई। उसके मुंह से खून बह रहा था। जब रिया ने पास से देखा तो वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। रिया जोर से चिल्लाई। वो बाहर भागी, लता के पास गई। लता, किसी ने उस बूढ़ी औरत को उस रूम में मार डाला। यहाँ क्या हो रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं, आओ हम जाकर देखेंगे। वो दोनों रूम नंबर 20 में गई। टॉयलेट में खून के धब्बे भी नहीं थे और ना ही वो बूढ़ी औरत। कहाँ है वो मरीज? अरे कहाँ गई वो बूढ़ी औरत? खून के धब्बे भी गायब। यहाँ जरूर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़। चलो यहाँ से चले जाते। जब वो दोनों वहां से जाने लगी तो उन्हें टॉयलेट से फिर कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज वहां से आ रही है, लगता है वहां कोई भूत है। ये कहते हुए रिया वहां से जाने लगी। इस बीच लता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़ी अजीब आवाज में बोली, बस 2 मिनट, फिर आराम ही आराम। रिया ने पलट कर लता की तरफ देखा। उसी पर लता एक भयानक शैतान में बदल गई। ये देखकर रिया के होश उड़ गए और चिल्लाती हुई वहां से भागने लगी। ये एक भूतिया अस्पताल है, मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा। उसने पूरी कोशिश की वहां से भागने की। अचानक कुछ और शैतान कमरों से निकलकर उसके सामने खड़े हो गए और लता उसके पीछे से आ गई। सबने घेर कर उसे मार डाला। यह अफवाह नहीं, सच है। वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। एक घने जंगल पिंजरपुर में शैतानों का घर था। सैकड़ों वर्षों से 3 खून चूसने वाली शैतान उस घर में रह रही थी। एक दिन वो तीनों शैतान आपस में बातें करने लगी। हमारा घर कुछ ही दिनों में ढह जाएगा और हम भी मर जाएंगे, बिछड़ भी जाएंगे। क्या हम ऐसा होने से रोक सकते हैं? मौत से बचने का एक ही तरीका है, अगर हम एक ऐसे लड़के का खून पिए जिसकी उम्र हो 25 और वो अमावस्या पर पैदा हुआ हो, तो हमारा जीवन काल बढ़ सकता है।
लेकिन हम ऐसे लड़के की पहचान करेंगे कैसे? उस लड़के के दाहिने हाथ की हथेली पर एक तिल होगा, यही पहचान है। ठीक है, मैं आज जाकर ऐसे जवान लड़के को ढूंढूंगी। फिर उनमें से एक शैतान एक सुंदर लड़की में बदल गई और लोगों के बीच घुसकर उनके हाथों को गौर से देखने लगी। फिर वो एक फोटो स्टूडियो पहुंची। उस लड़की को देखकर फोटो स्टूडियो का मालिक सुरेश, ओह हाउ प्रिटी, मेरे स्टूडियो में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की आई है। वेलकम मैम, अंदर आइए। ऐसा कहते हुए उसके दोनों हाथ खुले और उसकी दाहिनी हथेली पर तिल देखकर शैतान बहुत खुश हुई और उससे कहा, मुझे मैच मेकिंग के लिए कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवानी है। आप तो ऐसे ही इतनी प्रिटी हैं, अब देखिएगा आपकी तस्वीरें और भी लाजवाब होंगी। ये कहते हुए उसने फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। हर एंगल से तस्वीरें क्लिक करने के बाद, मैम कल आप अपनी तस्वीरें ले जा सकती हैं। ठीक है, मैं कल फोटोज कलेक्ट कर लूंगी। वो दरवाजे तक गई और फिर गायब हो गई। फिर वो शैतानों के पास पहुंची और फिर मुझे वो इंसान मिल गया जिसका खून हमें एक बार फिर जवान कर देगा। बाकी शैतान भी बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसी। दूसरी तरफ सुरेश उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोच रहा था और उसने खींची गई फोटोज डेवलप की। तैयार फोटोज को देखकर सुरेश हैरान रह गया। उन तस्वीरों में उस लड़की का अजीब रूप दिखाई दिया। उन तस्वीरों को देखकर वो घबरा सा गया। ये क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीरें ऐसी क्यों आई हैं? मैंने इससे पहले इस कैमरे से हजारों तस्वीरें खींची हैं, लेकिन ऐसी अजीब तस्वीर कभी नहीं आई। कुछ गड़बड़ है, मुझे ये एक बार गुरुजी को दिखा देनी चाहिए। उसने उन तस्वीरों को लिया और गुरुजी नाम के एक जादूगर के पास गया। फिर सुरेश ने उन्हें सारी बात बताई। वो कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक खून चूसने वाली भयानक शैतान लगती है। लगता है उसे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें तलाशते हुए आई थी। सुरेश डर गया और बोला, मुझे डर लग रहा है गुरुजी कि वो शैतान मेरे साथ क्या करेगी। डरो मत, मैं तुम्हें एक तरह की पवित्र राख दूंगा। अगर वो शैतान कोई मुसीबत खड़ी करे तो उस पर यह राख फेंक देना, ये तुमको उस खतरे से बचाएगी। सुरेश ने उस राख को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चला गया। उस रात उसने वो राख सोते हुए भी अपनी जेब में ही रहने दी। रात के 12 बज रहे थे। वे तीनों शैतान चुपचाप सुरेश के पलंग के पास आईं। सुरेश गहरी नींद में था। तीनों शैतानों ने उसके बेड को घेर लिया और सुरेश के साथ ही उसे उठा लिया। फिर वे उसे शैतान घर ले जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब सुरेश को बाहर की ठंडी हवा महसूस हुई तो वो उठकर बैठ गया। अरे ये इतनी ठंडी हवा, जैसे मैं छत पर सो रहा हूं। ये सोचते हुए उसने नीचे देखा। 3 शैतानों ने उसके पलंग को हवा में उठा रखा था। उन तीनों शैतानों को देखकर सुरेश घबराकर जोर से चिल्लाया और नीचे कूदने लगा। लेकिन तभी उसे गुरु की दी राख याद आ गई और उसने फौरन उन शैतानों पर फेंकी। इससे वो जोर जोर से चीखने लगी। फिर उन्होंने उस खाट को हवा में ही छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई। सुरेश पलंग के साथ नीचे गिर गया। वहां से वो सीधे गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। बहुत बढ़िया, अब इसके बाद वो शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगी। और ये कहकर उन्होंने सुरेश को वहां से भेज दिया।